हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो डेली की तरह उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर को देखेंगे, जो 25 अप्रैल 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या भारत? तो अभी हाल ही में शिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की है, और जिसके अनुसार सर्वाधिक अपने सैन्य खर्चों में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन देश करता है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक सैन्य खर्च करता है। उसके बाद देखा जाए तो ये पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान की बात करें तो चीन जो है अपने सेनाओं पर दूसरे नंबर पर खर्च करता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो रूस है, और चौथे नंबर पर भारत है। यानी भारत अपनी सेनाओं पर पूरे विश्व में सर्वाधिक खर्चा करता है। तो वह किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो भारत 2022 में भी चौथे स्थान पर था, और 2023 की रिपोर्ट में भी भारत सैन्य खर्च के मामले में पूरे विश्व में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो हमें दो पॉइंट इसमें ज़्यादा नोट करना है। एक तो सर्वाधिक खर्च अपने सैन्य खर्च पर कौन सर्वाधिक खर्च करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की चौथी रैंकिंग है। यानी सर्वाधिक खर्च करने वाला भारत चौथा देश है। तो आइए इससे रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2024 को प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। यानी भारत जो है इस समय पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश है जो सैन्य खर्च करता है, यानी अपनी सैनिकों पर सर्वाधिक रुपए खर्च करता है। 2023 में सिपरी के अनुसार भारत का सैन्य खर्च कितना है? 83.6 बिलियन डॉलर था। यानी भारत अपने यानी अपने सैनिकों पर कितना खर्चा करता है? 83.6 बिलियन डॉलर। 2022 में भी भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। यानी वह रैंकिंग अभी भी भारत की कंप्लीट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक शोध संस्थान है जिसे 1966 में स्टॉकहोम के स्वीडन में स्थापित किया गया था। जो सिपरी है उसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम के स्वीडन में की गई थी। ये भी फैक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टार बस्टर एरो स्पेस के साथ हाथ मिलाया है या समझौता किया है? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या जापान? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने हाल ही में डिफेंस इनोवेशन के लिए फ्रांस के स्टार बस्टर एरोस्पेस के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी फ्रांस के साथ। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू और फ्रांस के स्टार बस्टर एरोस्पेस ने एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आरआरयू और स्टारबस्टर भारत में सुरक्षा और एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए काम करेंगे। यानी इनका जो समझौता हुआ है वह किसके लिए हुआ है? डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करना। अगर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना
वर्ष 2009 में की गई थी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2009 में की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, पैट्स कमिंस, युजवेंद्र चहल या मिचेल स्टार्क। तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले स्पिनर युजवेंद्र चहल ने यह उपलब्धि हासिल की है। यानी हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट देखते हैं। राजस्थान रॉयल के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200 विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट कर यह उपलब्धि क्या की थी? हासिल की थी। चाहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेला था और चाहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी यह दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1995 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। यह साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और विश्व पुस्तक दिवस 2024 का जो थीम है, रीड योर वे, रीड और वे है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो इस बार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? रीड और बे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा या किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो ज्वालामुखी माउंट एरेबस की अगर हम बात करें तो यह अंटार्कटिका अंटार्कटिका पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस से हाल ही में हर दिन $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से यह चर्चा में आया था। यानी यह जो माउंट एरेबस है, इसमें हाल ही में क्या हुआ है? $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकल रहे हैं, जिसके कारण यह माउंट ज्वालामुखी क्या है? चर्चा का विषय बना हुआ है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। या क्या है? जो इसका सबसे दूसरा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो अंटार्कटिका के एक रास द्वीप है, इसी पर यह स्थित है। आइए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कल का रिवीजन। यानी कल का रिवीजन का यहाँ सेंस होगा दोस्तों कि जो हम लोगों ने 24 अप्रैल 23 अप्रैल 24 अप्रैल 2024 को कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, उनका एक नज़र में क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह घोषणा
मंगेशकर फैमिली की तरफ से की गई थी और यह तीसरा पुरस्कार होगा और तीसरे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो अमिताभ बच्चन को। इस पुरस्कार का पहला अगर पुरस्कार की बात करें, इसके प्रथम पुरस्कार की बात करें तो प्रथम पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया था। इसका प्रथम पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो इस घोषणा को कौन किया है? भारत ने की है। और इससे पहले भारत की सेना में एक्स्ट्रा मार्क फर्स्ट शामिल है, जिसकी मारक क्षमता 90 किमी से लेकर से 90 किमी से 100 किलोमीटर तक का इसकी मारक क्षमता है, जो पहले से ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते और जिसमें से 4 पदक रजत पदक थे, 4 रजत पदक थे और 5 जो थे क्या थे? कांस्य पदक थे। कांस्य पदक थे। इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडलम में। कहां पर? भारत मंडलम में भारत मंडलम में इसका उद्घाटन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो यह उपलब्धि हासिल किसने की थी? डी गुकेश ने। डी गुकेश ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर कर इतिहास रख दिया और यह विश्व के सबसे कम उम्र की, यानी विश्व के सबसे सबसे कम उम्र कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल की है। और भारत की तरफ से देखा जाए तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कैंडिडेट कौन थे? तो विश्व आनंद थे। उसके बाद यह उपलब्धि किसने, यह टाइटल किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।